तो आगे हम लेक्चर का आगाज करते हैं। आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन एंड इन बेस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ। व्हाई आई हैव सेड दिस स्टेटमेंट फॉर यू बिकॉज कि आज का लेक्चर थोड़ा सा ट्रिकी है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो एक बेसिक आर्किटेक्चर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आर्किटेक्चर क्या है और उसका ये टर्निंग पॉइंट क्यों है। इसके लिए वी हैव टू मूव टू द व्हाइट बोर्ड। Yes, my dear students, today we are discussing chapter 20 and lecture number is 12 and article under discussion is genetic code. कोड क्या होता है? You know my dear students, कोड का मतलब होता है एक खुफिया पैगाम। एक खुफिया पैगाम। ये खुफिया पैगाम क्या था? You know very well कि हम लोगों ने बेसिकली डीएनए से बनवाया था आरएनए और आपको पता है कि जब हम डीएनए से आरएनए को बनवाते हैं तो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। लास्ट लेक्चर हमारा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ही था। आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास एक ही प्रोसेस से तीनों किस्म के आरएनए बनते थे, खा वो मैसेंजर आरएनए था या वो ट्रांसफर आरएनए था और या फिर वो राइबोसोमल आरएनए था। कैन एनीबॉडी नेम द प्रोसेस? तो आंसर इज यस, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर डीएनए को कि जिसको हमने एक्टिवली ट्रांसक्राइब करना होता है उसके एक स्ट्रैंड की कॉपी की जाती है और जिस स्ट्रैंड की कॉपी होती है दैट इज कॉल्ड एज एंटी सेंस स्ट्रैंड और कॉपी क्या कहलाती है? आरएनए। आज हम जिस आरएनए की बात करने वाले हैं दैट इज बेसिकली मैसेंजर आरएनए। तो एक खत जो एक न्यूक्लियस लिखता है किसको? राइबोसोम को। दैट वेरी खुफिया खत और कोडेड मैसेज इज बेसिकली मैसेंजर आरएनए। तो अगर मैं क्या करूं कि मैं एक मैसेंजर आरएनए की डायग्राम आप लोगों के सामने बनाऊं तो ये समझ लें कि ये एक मैसेंजर आरएनए है जिसके ऊपर पैगाम को कुछ इसी तरीके से लिखा गया है। ये याद रखिए, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। ये आपको पता चला कि सर्किट डायग्राम बिल्कुल बनाई हुई है, लेकिन ये मैं बात को आपको एंड पे बताऊं। लेकिन यहां पे सिर्फ मैंने आपको कांसेप्ट देना है कि अल्लाह क्या करते हैं कि तीन न्यूक्लियोटाइड का सेट बनाते हैं। राइट, तीन न्यूक्लियोटाइड का सेट बन रहा आप देख रहे हैं। दिस इज द बेसिक जेनेटिक कोड इज सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या करते हैं कि ये मैसेज है किस चीज का? कि यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड आए। इसका मतलब होगा कि जेनेटिक कोड इज अ कोडेड मैसेज टू व्हाट? डायरेक्ट द टाइप ऑफ नेचर ऑफ अमीनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ गिवन प्रोटीन। राइट, तो हम देखेंगे कि नेचर हमारे प्रोटीन्स को तैयार करने के लिए जेनेटिक कोड किस तरह लिख रही है। दोबारा से डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ क्या क्या था हम लोगों ने सेंट्रल डॉगमा को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप लोगों को याद है कि हमने कहा था कि अगर हम डीएनए से डीएनए बनवाते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम क्या था? रेप्लिकेशन। लेकिन जब मैं डीएनए से क्या बनाता हूं? आरएनए, तो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और जब हम इस आरएनए को यूज करके क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। आइए आपकी समझ के लिए लिखते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। राइट, और ये प्रोसेस क्या कहलाता था? रेप्लिकेशन। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। आपको पता है कि आप जब भी कोई डिग्री करते हैं तो आपको एक रिजल्ट कार्ड मिलता है। वो जो रिजल्ट कार्ड है उसमें भी आप लोगों के पास होने की आपके अच्छे स्कोर करने की नवीद दी जाती है आप लोगों को। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्ट, बट इट इज नॉट द रियल सर्टिफिकेशन और डिग्री। वो आपको बाद में इशू होती है, आपको मैट्रिक की सनद बाद में मिलती है, पहले आपको सिंपल रिजल्ट कार्ड मिलता है। तो आप लोगों ने आप अपनी कामयाबी को दो तरीके से लिखा, रिजल्ट कार्ड की फॉर्म में और फिर सर्टिफिकेट सनद की फॉर्म में। तो उस वाले केस में लैंग्वेज तब्दील नहीं हुई, प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब मैं न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता हूं? अमीनो एसिड की लैंग्वेज में, तो प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसलेशन। यूं समझ लो कि ये इंग्लिश है और ये उर्दू। आप लोगों ने इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करना है या इंग्लिश को फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है या आप लोगों ने इंग्लिश को रशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो जब आप एक लैंग्वेज को दूसरी जबान में कन्वर्ट करते हो तो प्रोसेस कहलाता है तर्जुमा, ट्रांसलेशन। तो जाहिर है जो इसके अल्फाबेट्स होंगे वो इसके अल्फाबेट के क्या होंगे? मुताबिक होंगे, तभी तो लैंग्वेज ट्रांसलेट होगी। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि जो अलिफ है मिसाल के तौर पे वो ए के बराबर हो और जो बे है मिसाल के वो बी के बराबर हो और पे जो है वो सी के बराबर हो, तो इस तरीके से हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स उर्दू के अल्फाबेट के बराबर होते चले जाएंगे, उसको मान ही देंगे। राइट, तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये देखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे एक न्यूक्लियोटाइड की जबान को अमीनो एसिड की जबान में कन्वर्ट कर दिया। आखिर इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत सिंपल यही है कि अगर आप ये देखें मेरे स्टूडेंट्स कि मेरे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कितनी हैं? कौन बताएगा आप में से? तो आंसर इज वेरी परफेक्ट 4। 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं मेरे पास, सिर्फ 4। सवाल ये है कि ये वाली न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं? क्या ये एट-जीसी हैं या आओ-जीसी हैं? तो आपको पता है कि हमारे आरएनए में, हम बात कर रहे हैं आरएनए से प्रोटीन बनाने की, तो हमारे आरएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं। कौन से? आओ-जीसी, ए, यू, जी एंड सी। ऑल द डिफरेंसेस लाइंग ओवर हियर। आपको पता है कि हमारे डीएनए में यहाँ पे टी इस्तेमाल होता है और आरएनए में यहाँ पे यू इस्तेमाल होता है। सो इट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो हमारे आरएनए में क्या इस्तेमाल होगा? 4 न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन। बात को समझ आ गई? तो ये वाले 4 न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होंगे। लेकिन जब मैं देखता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं तो मैं चौंक जाता हूं। राइट, नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं? तो मुझे पता चलता है कि वो हैं 20। अब सिर्फ मेरे पास 4 न्यूक्लियोटाइड हैं और 20 अमीनो एसिड हैं। आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को जिला बख्शने के लिए बात कर रहा हूं कि इनिशियली हम साइंटिस्ट लोगों ने जब ये देखा कि अमीनो एसिड के नंबर तो 20 हैं और न्यूक्लियोटाइड का नंबर सिर्फ 4 है, तो हम सोच में पड़ गए कि शायद जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा? प्रोटीन। बिकॉज कि मेरे अंदर इतनी वैरायटी है, मेरी आंखों के इतने करैक्टर हैं, राइट, मेरे बालों के इतने करैक्टर हैं, मेरे दांतों के इतने करैक्टर हैं, मेरी बॉडी में बेशबहा करैक्टर हैं, शायद इतने ज्यादा करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, इतनी ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा वर्सटाइल नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए थे। तो हमने सोचा कि शायद ज्यादा अमीनो एसिड ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो शायद प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है ना कि डीएनए। लेकिन आपको याद होगा हमने प्रीवियस डिस्कशन में ये अंडरस्टैंड कर लिया था कि किसी भी तौर से प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। सो आफ्टर हैविंग कंफर्मेशन कि डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल और इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 न्यूक्लियोटाइड्स, तो अब क्वेश्चन ये था कि अगर हेरिडिटरी मटेरियल यही है, अगर ये तय है कि ये हेरिडिटरी मटेरियल है, तो फिर ये हेरिडिटरी मटेरियल हमारी प्रोटीन्स कैसे बनवाता है? यानी कि हमारा जो एक टारगेट है वो अंडरस्टैंड करना है कि हाउ 4 न्यूक्लियोटाइड्स कैन सक्सेसफुली
can successfully code for 20 different amino acid. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एक सिंपल रूल लगाते हैं। हम ये बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास चार क्या है अमाइनो एसिड, चार क्या है न्यूक्लियोटाइड है, आओ जीसी वाले, राइट। तो फर्स्ट कर लेते हैं कि मेरे पास ये 16 अमाइनो एसिड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ऐसे अगर मैं यूं करूं कि मैं एक अमाइनो एसिड को सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड से कॉल करूं तो क्या होगा, मैं मैक्सिमम 4 न्यूक्लियोटाइड से 4 अमाइनो एसिड कॉल कर सकता हूं। ये जो बाकी मेरे पास 16 अमाइनो एसिड हैं, दे विल नेवर बी कॉल्ड, राइट। इसकी समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप में से किसी का नाम फर्स्ट लेते हैं शाहिद है, तो राइट, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं फॉर एग्जांपल शाहिद को इस नाम से डाल लेता हूं, फॉर एग्जांपल जाहिद को मैं इस नाम से डाल लेता हूं, फहद को मैं फॉर एग्जांपल इस नाम से डाल लेता हूं और आबिद को मैं इस नाम से डाल लेता हूं फॉर एग्जांपल। तो मैंने क्या किया है कि मेरी चार बंदों को ये चार डिफरेंट नेम असाइन कर दिया। फर्स्ट कर लेते हैं कि मेरी क्लास के अंदर दो शाहिद आ जाते हैं, तो अब क्या होगा कि मैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कैसे समझ सकता हूं, मैं कोशिश क्या करूंगा कि अगर मेरी एक ही वक्त में दो डिफरेंट बंदों को डिफरेंट नाम से बुलाना होगा तो मुझे शायद उनके फादर के नाम को अटैच कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक है मोहम्मद शाहिद और एक है फॉर एग्जांपल शाहिद महमूद, तो फिर क्या होगा, अगर मैं एक वक्त मोहम्मद शाहिद बोलूंगा तो फिर एक ही बंदा कॉल होगा, दूसरा बैठा रहेगा, बिकॉज़ इसका नाम तो मोहम्मद शाहिद नहीं है, उसका नाम तो शाहिद महमूद है, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अब दो लफ्जों को लेना शुरू कर दूं तो एम्बिग्युइटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस पर्पस के लिए हम लोगों ने फिर कहा कि शायद जेनेटिक कोड क्या है, डुप्लेट है, यानी कि वो दो न्यूक्लियोटाइड के आपस में मिलने से बना हुआ है। लेकिन जब हमने इसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और हमारे पास ये एबिलिटी आई कि हम डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स को अपनी मर्जी से जोड़ के डिफरेंट टाइप से क्या बना सकते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, और उसे हम करवा सकते हैं ट्रांसलेट, देख सकते हैं कि उससे कौन सा अमीनो एसिड कॉल होता है। तो हमें ये पता चला कि बेसिकली जेनेटिक कोड कैन नेवर बी डुप्लेट। और इसकी एक और कॉज भी है कि अगर मैं दो न्यूक्लियोटाइड को मिला के कोड्स बनाऊं तो वो सिर्फ और सिर्फ 16 बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी चार एसिड यू कैन से अमीनो एसिड है दैट कैन नॉट बी कॉल्ड, जिन्हें मैं नहीं बुला सकता। तो फिर ये कहा गया कि नहीं, जो जेनेटिक कोड है वो डुप्लेट नहीं है बल्कि ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब ये कि हम अब इस काबिल हैं कि हम डेफिनेशन बना सकते हैं किसी चीज की एक जेनेटिक कोड की। तो जेनेटिक कोड इज बेसिकली, जेनेटिक कोड is a set of three nucleotides. It is a set of three nucleotides that specify, जो स्पेसिफाई कर देता है, स्पेसिफाई फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड, सिंगल अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, राइट, इंपॉर्टेंट। एंड इट्स सीक्वेंस, और इसकी जो तरतीब है, इट डायरेक्ट्स, जब मैं वर्ड यूज करता हूं डायरेक्ट, ये क्या करता है, डायरेक्शन देता है, ये नसीहत करता है, ये उसके किरदार की तामीर करता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और थैंक्स गॉड कि अनलाइक वी और यू, हम इसकी जो डायरेक्शंस होती हैं उसको कभी भी डिसओबे नहीं करते, इसलिए हमारी 99.99% प्रोटीन बिल्कुल सही होती हैं। और अगर इसको ओबे ना किया जाए तो प्रोटीन में काफी ड्रास्टिक किस्म की खराबी आ सकती है, जो सम टाइम एक डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट को अरेस्ट भी कर सकती है। इट मे कॉज स्टिल बर्थ। तो इसलिए ओबे करना किसी भी चीज का इतना ज्यादा जरूरी होता है। तो हम बातें करें एंड इट्स सीक्वेंस डायरेक्ट्स, डायरेक्ट मतलब होता है उसको डायरेक्शन देना, डायरेक्ट व्हाट, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड और अल्टीमेटली प्रोटीन। तो किसी भी प्रोटीन को बनवाने के लिए हमें अमाइनो एसिड की नेचर और उसकी तरतीब दोनों का पता होना चाहिए। अमाइनो एसिड की नेचर, उसकी तरतीब हमें कौन बताता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो कहां प्रेजेंट था हमारे इस व्हाट मैसेज आरएनए के अंदर, किसकी फॉर्म में, ट्रिपलेट की फॉर्म में। तो हमने लिखा सेट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स दैट स्पेसिफाई फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड एंड इट्स सीक्वेंस डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड और अल्टीमेटली ओवरऑल प्रोटीन। इट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड होता है ट्रिपलेट, इसके बारे में बात करने के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमने बता ही दिया है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, लेकिन इससे पहले गेमाओ एक साइंटिस्ट जिन्होंने ये प्रपोज किया था, GAMOW गेमाओ, उन्होंने प्रपोज किया था कि जेनेटिक कोड डुप्लेट हो सकता है, राइट। उन्होंने बाद में प्रपोज किया कि नहीं हो सकता। आखिर उन्होंने पहले जेनेटिक कोड डुप्लेट हो सकता है इसको कैसे टेस्ट किया, उसको देखते हैं कि उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाए दो न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में, याद है UCAG, ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, ये क्या है, चार न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सेम सीक्वेंस याद रहा है। और अगर हम इन सबको ऐसे लिख लें UCAG, ये चारों इस तरफ से आए हैं और इनके साथ यहां से क्या लग सकता है, UU तो हम की तरफ से आ सकता है, राइट। और अगर मैं फिर यहां पे ये लिखूं UCAG, क्योंकि इस तरफ से आ रहा है, यहां पर भी UCAG और यहां पे भी आ रहा है UCAG, राइट। और यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, UCAG, सी इस तरफ से आ रहा है और ये वाला सी इस तरफ से आ रहा है तो सी हो जाएगा, सी इस तरफ से आ रहा है, ए इस तरफ से आ रहा है तो सी बन जाएगा, सी इस तरफ से आया है और जी इस तरफ से आएगा तो क्या बन जाएगा, CG। सिमिलरली ए इस तरफ से आया है और सी यहां से आएगा, ए इस तरफ से आया है और ए ही यहां से आया है, ए इस तरफ से आया है और जी इस तरफ से आएगा। तो ऐसे हम लोग इनको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो मेरे पास 4 का स्क्वायर के लिहाज से, 4 का स्क्वायर के लिहाज से 4 × 4 = 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे मैं बोला था कि मोहम्मद शाहिद और शाहिद महमूद ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे, तो डेफिनेटली मेरे पास दो डिफरेंट शाहिद को बनाने की एबिलिटी बढ़ गई है। लेकिन अगर मेरी क्लास में फॉर एग्जांपल दो शाहिद जिनका नाम शाहिद महमूद हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। अब मैंने उनको डिफरेंशिएट करना होगा तो शायद मुझे उनके साथ तीसरा नाम भी ऐड करना पड़ेगा। मुमकिन है कि उनमें से एक बट साहब हो और एक हमारे शेख साहब हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं उन दोनों को डिफरेंशिएट करके बनाना चाहता हूं तो मुझे शेख शाहिद महमूद या शाहिद महमूद जो है वो क्या बट करके नाम लाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मेरे पास ये है कि मुझे तीन नामों का सहारा लेना पड़ेगा अगर मैं नॉन एम्बिगुअस वे में क्या करना चाहता हूं, स्टूडेंट्स को कॉल करना चाहता हूं। तो जो हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बात करते जाते हैं तो एम्बिगुइटी कम होती चली जाती है। अगर मैं शाहिद बोलूंगा तो तीन बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं मोहम्मद शाहिद बोलूंगा तो एक बच्चा खड़ा करेगा, और अगर मैं शाहिद महमूद की बात करूंगा तो दो शाहिद महमूद होंगे। लेकिन अगर मैं प्रॉपर बोलूं कि शेख महमूद शाहिद और शाहिद महमूद बट, तो फिर डेफिनेटली इंडिपेंडेंट लोग खड़े होंगे। तो कहने का मतलब मेरे पास यही लगा हम यहां पे कर रहे हैं कि अगर हम जेनेटिक कोड को नॉन एम्बिगुअस बनाना चाह रहे हैं तो उस वक्त हमें कॉम्बिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा। फिर हमें नंबर ऑफ जेनेटिक मेकअप्स 2 नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि अब हमें 4 का क्यूब यानी पावर 3 इस्तेमाल करूं। यानी कि अगर मैं 4 की पावर 3 इस्तेमाल करूं तो इसका मतलब ये होगा कि 4 × 4 × 4 इट विल बी इक्वल टू 64। नाउ आई कैन हैव 64 कॉम्बिनेशंस यूजिंग 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो जब हम तीन डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास 64 कोड्स बन जाते हैं। अब मेरे पास कोड्स है जेनेटिक कोड 64 और अमाइनो एसिड लगे हैं 20। इट मींस नाउ आई हैव सरप्लस अमाउंट ऑफ व्हाट, जेनेटिक कोड्स। अब मेरे पास कोड ज्यादा हो गए हैं और अमाइनो एसिड कम हो गए हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम यूं भी कर सकते हैं कि हम एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा नंबरों से या नामों से कॉल कर लें।
राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि हम इनमें से किसी जेनेटिक कोड को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल कर लें, और ऐसा भी हो सकता है कि हम इनमें से बाज को एक्सेप्शन के तौर पे यूज कर लें। ये हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट नाउ वी आर खुद कफील, वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ जेनेटिक कोड्स। जेनेटिक कोड्स आर 64 एंड अमाइनो एसिड्स आर जस्ट व्हाट 20। ठीक है, इन जेनेटिक कोड्स के ऊपर तीन साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा काम किया। आपको याद होगा कि मेरी लास्ट बोर्ड आपसे बात की थी कि हम लोगों के पास एबिलिटी आ गई थी कि हम अपनी पसंद के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के डिफरेंट किस्म के आरएनए को सिंथेसाइज कर सकते थे और उसको ट्रांसलेट करवा के डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड जो कॉल होते थे उसको बुला सकते थे। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता था कि हम पॉली ए को जोड़ लें, मींस ए को आपस में जोड़ लें, सारी की सारी चेन ए की बना लें और देखें कि उससे कौन सा अमाइनो एसिड कॉल होता है। सिमिलरली मैं सारी चेन यू की बना लूं और देखूं कि उससे कौन सा अमाइनो एसिड कॉल होता है। इस तरह से मैंने डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशन बना के देखे और टेस्ट किया कि क्या अमाइनो एसिड सिंगल न्यूक्लियोटाइड से कॉल होता है या डुप्लेट से कॉल होता है या ट्रिपलेट से कॉल होता है। तो जरा देखते हैं कि अगर हम सारी की सारी चेन को क्या बना लें। लुक एट दिस एनिमेशन। अगर मैं सारी की सारी चेन सिर्फ दो किसकी न्यूक्लियोटाइड्स की ए यू, राइट, अगर ऐसा हो रहा होता कि एक अमाइनो एसिड एक न्यूक्लियोटाइड से कंट्रोल होता तो फिर यहाँ पे दो किस्म के अमाइनो एसिड आपस में मिलने चाहिए थे और उसकी बनी चाहिए थी क्या, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं देखता हूं कि अगर हम इसको दो का कॉम्बिनेशन जोड़े तो फिर भी इसके पास हर दो के बाद एक अमाइनो एसिड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, बल्कि हमारी तवक्कुह के बरअक्स बड़ी अजीब किस्म का कॉम्बिनेशन बन गया। इसका मतलब ये था कि अमाइनो एसिड दो से भी कोड या कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने तीन तीन अमाइनो एसिड के सेम सीक्वेंसेस को तीन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को आपस में ऑर्डर करके देखा कि यस नाउ एज पर आर यू कैन से एक्सपेक्टेशन हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन डेवलप हो रही है। तो इससे पता चला हमारे पास कि जेनेटिक कोड है वो कैसा होता है, ट्रिपलेट। इस पर्पस के लिए तीन साइंटिस्ट ग्रुप ने बहुत ज्यादा डेडिकेशन और एंथुसियाज्म से काम किया। उनमें से एक का नाम था मेरे पास, उनका नाम था मार्शल नायरेनबर्ग। अदर वन वाज फिलिप लीडर एंड थर्ड वाज हरगोबिंद खुराना। मैं अपने स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ। ये एक हिंदू साइंटिस्ट थे। ही वाज बेसिकली, और जो इंडियंस हैं वो अपना बहुत बड़ा कामयाब कहते हैं साइंटिस्ट गर्दानते हैं और कहते हैं। इनफैक्ट हकीकत ये है कि पाकिस्तान में भी बहुत से हिंदू रहते हैं, अब भी रहते हैं, बहुत अच्छी जैसे फॉर्म में रह रहे हैं। तो हरगोबिंद खुराना साहब जो थे ये बेसिकली पाकिस्तानी थे और जाहिर है ये उस हिस्से में रहते थे पंजाब के जो पाकिस्तान में आता है। और उस जमाने में इस तरह रायपुर होता था और आज ये कबीर वाला के नाम से मशहूर है, वेरी क्लोज टू कैसे उकाड़ा और मुल्तान। तो इस पर्टिकुलर एरिया में ये साइंटिस्ट थे। उन्होंने हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी जो आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी है वहां से उन्होंने एमएससी की और उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज में गए और फिर उन्हें एमआईटी मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका मिला, जहां पे वो इन जैसे अजीम साइंटिस्ट का काम कर रहे थे। और उनका नाम डेफिनेटली हमारी इस यू कैन से बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड पर इज्जत से लिया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मार्शल नायरेनबर्ग, फिलिप लीडर एंड हरगोबिंद खुराना। तो इन तीन लोगों ने, जिनमें सबसे बात कर रहा हूं, इंडियंस क्लेम करते हैं कि इंडियन थे बट वी क्लेम कि वो पाकिस्तानी थे। सो एनी हाउ इन तीन लोगों ने फिर क्या किया, इन्होंने हमें ये बताया थ्रू देयर एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने भी आप लोगों से डिस्कस किए। उन्होंने कैसे पहले एक न्यूक्लियोटाइड लेके पीएनसी बनाई थी, पीएनसी स्टैंड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन। तो उन्होंने दो का कोड यूज किया, फिर तीन का कोड यूज किया, तो कंफर्म हो गया जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। अब हम देखते हैं कि उन्होंने जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट कैसे बनाया। तो पहला देखो वही है कि उन्होंने क्या किया कि पहला न्यूक्लियोटाइड यहां से लिया है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, सो वी कैन यूज यू, चार दफा इस्तेमाल करना है हम लोगों ने यहां पे यू। आप पूछेंगे सर हम चार दफा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं आपको इसका देता हूं कि पहली बात तो ये वाला यू यहां से इस्तेमाल हो रहा है और ये रेड यू हम यहां से यूज कर रहे हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड यू एंड यू, सो इट मींस कि फर्स्ट टू आर यू। अब जो यहां पे कोड है वो क्या, यूसीएजी, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने यूसीएजी। हम ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड यहां से लेंगे, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, सेकंड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड थर्ड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। तो थर्ड कैसे लिखा हुआ है, ब्लैक, मैं लिखूंगा ब्लैक, तो ये बन जाएगा यूसीए और जी, राइट। तो ये जो मेरे पास एक बॉक्स है उसमें बन गए चार कोड। या दोबारा लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहां से क्या आ रहा है मेरे पास सी, तो लिखते हैं यहाँ पे सी और यहां से क्या आ रहा है यू, वी कैन राइट यू ओवर हियर यू एंड देन फाइनली यूसीएजी इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, तो हम लिखेंगे क्या, यूसीए एंड जी। कौन बताएगा आप में से कि यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, ज़रा ए, तो ये चारों मतलब यहाँ पे ए इस्तेमाल होगा, ए एंड ए। यहाँ पे इस्तेमाल होगा यू बिकॉज़ इट्स कमिंग फ्रॉम दिस साइड यू, तो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यू, और वहां से क्या आ रहा है यूसीएजी दैट इज ब्लैक, तो हम लिखेंगे यहाँ पर यूसीएजी, राइट। तो आपने देखा कि मेरे पास एक स्क्वायर में चार क्या आ गए हैं, ट्रिपलेट्स आ गए हैं। ट्रिपलेट नंबर 1, ट्रिपलेट नंबर 2, ट्रिपलेट नंबर 3, ट्रिपलेट नंबर 4। तो जब मैं इन 16 के 16 को कवर करूंगा तो मेरे पास 4 into 16 के लिहाज से वो ये 64 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, राइट। मिसाल के तौर पे ये जो मेरे पास ये वाले दो कॉम्बिनेशन हैं, दे आर देयर फॉर ल्यूसीन, right, and these particular four combinations they are also for leucine and these two they are there for isoleucine। पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर मैं AUA और AUG की बात करूं तो इनमें से एक पहला वाला इट इज मेंट फॉर मिथायोनिन, इसे हम लोग MET लिखते हैं मिथायोनिन को, और ये जो AUG है इट इज बेसिकली स्टार्ट सिग्नल। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्टार लगा रहे हैं आप लोग कि AUG का स्टार्ट सिग्नल है। पाकिस्तान और इंडिया के लोग इसको सारी समझ सकते हैं कि हमारी जो आजादी की जिंदगी है वो अगस्त से स्टार्ट हुई, तो समझ लेंगे प्रोटीन सिंथेसिस भी अगस्त AUG से स्टार्ट होती है। इफ यू वांट टू हैव इट एज अ क्लू इन योर माइंड यू कैन हैव। तो अगस्त AUG इट इज अ स्टार्ट सिग्नल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कि जहां कहीं भी ये वाला जेनेटिक कोड आएगा वहां पे सिग्नल या प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें ये देखना है कि इनमें से कोई ऐसा सिग्नल भी है कि जो स्टॉप के तौर पे काम कर रहा है, तो आंसर इज यस, वी हैव 3 सिग्नल्स कि जो स्टॉप सिग्नल के तौर पे काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हियर आर द स्टॉप सिग्नल। आप जाके अपनी बुक पे जेनेटिक कोड देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि UAG UAA UAG और UAA और UAG, राइट, ये दोनों के दोनों स्टॉप सिग्नल के तौर पे काम करते हैं। इसका क्या मतलब होगा कि अगर ये वाले मैसेजेस किसी भी प्लेस पर आ जाएंगे, यहाँ पर मैसेज आने के ऊपर, तो फौरी तौर पे प्रोटीन सिंथेसिस मशीन या प्रोटीन सिंथेसिस का काम रुक जाएगा। इसके अलावा माय स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको नजर आएगा यहाँ पर UGA, ये भी क्या है, एक स्टॉप सिग्नल है। तो टोटल 3 स्टॉप सिग्नल हैं, UAG UAA एंड UGA, राइट। ये तीनों के तीनों स्टॉप सिग्नल हैं, यानी कि जब भी ये वाले सिग्नल्स आएंगे तो प्रोटीन असेंबली खत्म हो जाएगी और प्रोटीन सिंथेसिस एब्रप्टली वहां पे फौरन रुक जाएगी। ये सारी बातें पढ़ने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद आए हम इस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड के कुछ फीचर्स देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड की। तो सबसे पहला फीचर है वो यही है माय डियर स्टूडेंट्स कि जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, कि जो हमारा जेनेटिक कोड है इट इज ट्रिपलेट। इसका मतलब ये है कि ये
तीन न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, बहुत सारे डिफरेंसेस हुए आप लोगों के साथ कि आखिर ये ट्रिपलेट क्यों है, राइट। फिर हमने ये देखा कि टोटल कितने बने थे कोड्स 64, तो 64 में से जो 61 है, 61 आउट ऑफ 64 दे आर बेसिकली कोडिंग फॉर सम स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो ये किसी ना किसी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, इसलिए हम 64 में से 61 को कोडिंग मैसेजेस बोलते हैं। और उसके बाद जो मेरे पास बचे के थे 3, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि उनमें से जो है कुछ स्टार्टिंग सिग्नल है, कुछ स्टॉप सिग्नल है, राइट। फिर आगे मुझे बात कर रहे हैं कि जो हमारा जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड इट इज डीजेनरेटिंग, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेटिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड को कॉल करने के लिए एक से ज्यादा हो सकता है, इसलिए हम प्रीवियस बोर्ड पे मूव करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं कि जेनेटिक कोड इज डीजेनरेटिंग। इसका मतलब दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हम एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा जेनेटिक कोड से कॉल कर सकते हैं। लुक एट दिस, इसलिए मूव करना पड़ेगा हमें प्रीवियस बोर्ड पे। यस माय स्टूडेंट्स, आप इसको देखें। अगर आप इस सेकंड ब्लॉक को देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि CUG, CUA, CUC, CUU एंड देन UUG एंड देन UUA, ये सारे के सारे 6 डिफरेंट किस्म के जेनेटिक कोड्स ये एक ही अमीनो एसिड को कॉल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ल्यूसी। तो इस पर्टिकुलर चीज का मतलब ये है कि हम नैरो डाउन कर रहे हैं मुख्तलिफ किसको, जेनेटिक कोड्स को, टू अ सिंगल अमीनो एसिड। इसका मतलब है कि जेनेटिक कोड इज डीजेनरेटिंग। सो लेट्स मूव बैक टू द थर्ड बोर्ड। यस माय स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कि जेनेटिक कोड इज डीजेनरेटिंग। एग्जांपल दी मैंने आप लोगों को, दोबारा देखते हैं कि अगर आप लोग CUU की बात कर लेते हैं, आप लोग CUC की बात कर लेते हैं, आप लोग CUA की बात कर लेते हैं, या आप लोग CUG की बात कर लेते हैं, तो ऑल ऑफ देम दे आर बेसिकली कोडिंग फॉर ल्यूसीन, राइट। ये जो सिर्फ 4 हैं, अगर आप लोग सेरीन की बात करेंगे तो उसको कॉल करेंगे 6 क्या है, सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। फिर अगली बात हमारे पास ये हमारे स्टूडेंट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने बहुत ही ज्यादा ध्यान से गौर से सुनना है कि इन केस ऑफ जेनेटिक कोड, आपको याद है कि जब मैंने बोर्ड नंबर 1 पे क्या बनाया था, याद है मैंने बनाया था एक अदद मैसेंजर आरएनए कुछ ऐसे, और लिखा क्या था कि वहां पे ऐसे स्पेसेस हैं, राइट। और ये तीन न्यूक्लियोटाइड्स आपस में इस तरह साथ-साथ नहीं जुड़े हुए बल्कि फासले पर हैं। ये मैंने कहा था कि गलत है। क्यों? ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। इन फैक्ट देयर इज नो पंक्चुएशन इन जेनेटिक कोड। तो हम बोले हैं कि जेनेटिक कोड इज विदाउट पंक्चुएशन, इट मींस देयर इज नो पंक्चुएशन। इसका मतलब मेरे पास क्या है कि देयर इज नो कॉमा, देयर इज नो सेमीकोलन, देयर इज नो फुल स्टॉप, ऐसी कोई चीज नहीं है मेरे पास, ठीक है। ऐसी मेरे पास कोई चीज नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं बोर्ड 1 पे बनने वाली मैसेंजर आने की डायग्राम को ठीक करना चाहता हूं तो मुझे इसे कुछ ऐसे करना पड़ेगा, राइट। सो देयर इज नो गैप, देयर इज नो पंक्चुएशन, देयर इज नो कॉमा, ये चीजें बिल्कुल कंटीन्यूअस चल रही होती हैं, राइट। बिल्कुल ऐसे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं यहां पर कि कौन सा कोड किसके लिए है। लेकिन ये बात जरूरी है कि यहां पे एक जीरो पॉइंट है, उस जीरो पॉइंट का स्टार्ट किससे होता है, AUG से। फर्स्ट कर लेते हैं कि जो पहला कोड है ये AUG है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद हमेशा इसको 3 की फॉर्म में रीड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। मैंने वर्ड यूज किया स्टूडेंट्स कि जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। इसका मतलब मेरे पास क्या है, जब मैं वर्ड यूज करता हूं नॉन ओवरलैपिंग, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने इसको यहां से पढ़ना शुरू किया है, राइट, तो मैं इसको यहां से पढ़ना शुरू कर सकता हूं, यहां से पढ़ना शुरू कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। मैं इसको किसी खास सेट पॉइंट से ही रीडिंग इसकी स्टार्ट करूंगा। अगर यहां पर हो जाती है हमारे स्टूडेंट्स डिलीशन, फॉर एग्जांपल कि मैंने इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को यहां से निकाल दिया फॉर एग्जांपल, अब ये नहीं है कि मैं इसको 3 रीड करूंगा और इसको आगे फिर 3 और ये 3, ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर ये वाला न्यूक्लियोटाइड यहां से मिस हो गया तो फिर शो शॉर्ट ये के साथ जुड़ गया होगा। अब हम इसको यूं पढ़ना शुरू कर देंगे, ये वाला 3, फिर उसके बाद ये वाले 3, फिर उसके बाद ये वाले 3, फिर ये वाले 3। रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा मेरे पास कि एक अमीनो एक न्यूक्लियोटाइड के मिस होने से जब हम इसको रीड करेंगे तो एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगी। कौन सी म्यूटेशन होगी स्टूडेंट्स? फ्रेम शिफ्ट, यानी कि एक चीज के खराब होने से आगे कॉल होने वाले सारे के सारे अमीनो एसिड की क्या हो जाएगी, कॉल चेंज हो जाएगी। देयरफॉर डिलीशन म्यूटेशंस आर वेरी वेरी डेंजरस एट द लेवल ऑफ मैसेंजर आरएनए, कि अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड उसमें से कम हो गया तो जहां से भी कम होगा उसके आगे सारे के सारे अमीनो एसिड कभी भी वो कॉल नहीं होंगे जो होने चाहिए थे, उनकी रिजल्ट क्या होगी, बदल जाएगी और प्रोटीन की शक्ल बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और प्रोटीन कभी भी वो काम नहीं करेगी जो उसे करने चाहिए थे। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हम कह रहे हैं कि जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। ऐसा नहीं है कि एक खत्म होगा तो बाकी वैसे ही चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर एक खराब हुआ तो बाकी सारी की स्टडी भी क्या हो जाएगी, एब्नॉर्मल हो जाएगी, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग वी वांट टू सी इज कि जो हमारा जेनेटिक कोड है इट इज बेसिकली नॉन एम्बिगुअस। जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि हमारे ट्रिपलेट को रीड करने के बाद हमारे जेनेटिक कोड को ये बिल्कुल पता है कि किस अमीनो एसिड के बारे में बात की जा रही है। फिर उसके बाद इसको रीड करने वाला मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए, उसे भी ये बात पता है कि दिस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड इज फॉर मी एंड आई हैव टू फेच अ वेरी 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 स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ऐसा नहीं हो सकता कि अमीनो एसिड रीड कुछ कर रहा हो और उसको दिया कुछ और जा रहा हो। तो हमारा जेनेटिक कोड बिल्कुल भी एम्बिगुअस नहीं है, उसे ये बात पता है कि मुझे किस अमीनो एसिड को कॉल करना है, तो उसके लिए मुझे उन चारों में से कौन सा एक क्या चाहिए है, ट्रिपलेट चाहिए है, या वही एक स्पेसिफिक ट्रिपलेट चाहिए है जो कि क्या करेगा, एक खास अमीनो एसिड को ही कॉल करेगा। तो आवर जेनेटिक कोड इज वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर इन इट्स कॉन्सेप्ट। उसे ये बात पता है कि मैंने कौन सा जेनेटिक कोड देना है तो कौन सा अमीनो एसिड कॉल होगा, और कभी दूसरा अमीनो एसिड कॉल नहीं हो सकता तब तक कि हमारे पास कोई म्यूटेशन नहीं आ जाती और फ्रेम शिफ्टिंग नहीं हो जाती। अदरवाइज एवरी जेनेटिक कोड इज वेरी स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। एंड वी वांट टू सी द नेक्स्ट कांसेप्ट, एंड नेक्स्ट कांसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दैट जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मेरे स्टूडेंट्स ये है कि आप लोग वायरस से शुरू हो, आप लोग घुस जाएं बैक्टीरिया की दुनिया में, आप चले जाएं प्लांट्स की वर्ल्ड में, आप चले जाएं एनिमल्स की वर्ल्ड में, और चलते चलते आप हज़रत इंसान तक पहुंच जाए, जिस तरह ने क्या फरमाया है कि लक़द खलक़नल इंसान फी तक़वीम। तो आपको पता चलेगा कि सब के अंदर यूनिवर्सलिटी है। जो कोड ट्रिपलेट का हमारे बैक्टीरिया में है वही वाला कोड हम इंसानों के अंदर भी है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, राइट। इतनी ज्यादा यूनिवर्सलिटी होने के बावजूद हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमें एक्सेप्शंस पढ़ने पर मजबूर कर देता है, एंड दैट वेरी ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल, यू नो, इट इज अ पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। तो जैसा वहां पे यूनिक काम कर रहा है, डीएनए में भी यूनिक है, तो ये हमें क्या कर रहा है, एक्सेप्शन दिखा रहा है, एक्सेप्शन रीड करते हैं हम लोग। वो मैंने याद छोड़िए आप लोगों के लिए कि यूजीए, एयूए, एजीए और एजीजी, ये वो मेरे पास 4 एक्सेप्शंस हैं जो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया में नजर आती हैं। फॉर एग्जांपल
आपने भी देखा था कि अगर आप लोगों के पास यूजीए आए तो इसका नॉर्मल मींस बैक्टीरिया से लेकर हम इंसानों तक आमतौर पे क्या कांसेप्ट है कि जहां कहीं भी यूजी आएगा तो आपने क्या कर देना है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देना है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में इसका मतलब नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में यूजीए का मतलब है कि भाई मेरे लिए ट्रिप्टोफैन लेकर आओ। क्या लेकर आओ? ट्रिप्टोफैन लेकर आओ। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड कॉल होता है, लेकिन जब यही वाला यूजीए हमारे मैसेज आने में आता है तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। राइट। फिर अगर आपको देखा था आप लोगों ने प्रीवियस बोर्ड में कि अगर हमारे पास एयूए आता है तो इसका मतलब मिथायोनीन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब मिथायोनीन। राइट। लेकिन अगर आप इसे माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज बेसिकली कॉलिंग व्हाट? आइसोल्यूसिन। क्या करूँ हमारे स्टूडेंट्स? आइसोल्यूसिन। अब देखते हैं कि व्हाट अबाउट द लास्ट टू। वी आर डिस्कसिंग अबाउट एजीए और एजीजी। एजीए और एजीजी आप अगर देखेंगे बुक पे टेबल में तो आपको नजर आएगा कि इट इज बेसिकली कॉलिंग व्हाट? आर्जिनिन। इट इज कॉलिंग एन अमीनो एसिड नोन एज आर्जिनिन। लेकिन यहाँ पे भी हमारे हजरत माइटोकॉन्ड्रिया रहमतुल्लाह अलैह क्या कर रहे हैं? वो एक एक्सेप्शन शो कर रहे हैं और वो कहते हैं जनाब कि मैं तो एजीए और एजीजी को एज अ टर्मिनेटर सिग्नल इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे इसका स्टॉप या टर्मिनेटर सिग्नल के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये एक्सेप्शन हमें कहां नजर आती हैं? इस ऑर्गेनल में दैट इज गोइंग टू मेक एटीपी फॉर अस, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? डिस्कस हुआ आप लोगों के साथ, जरूरत डिस्कस करने की, लेकिन दोबारा हम आप लोगों के पास कि हमारे पास कुछ कोड्स कैसे हैं? इनिशिएशन कोडोन है। Whenever we use initiation codon तो इसका मतलब ये है कि आपने अगस्त के महीने को याद रखना है। तो whenever we see AUG अगस्त का महीना तो हमारी आजादी शुरू हो गई, हमारी प्रोटेस्ट शुरू हो गई। और अब हम बात करते हैं किसकी? टर्मिनेशन सिग्नल्स की। टर्मिनेशन सिग्नल्स की तो आपको पता है, डिस्कस किया था मैंने आप लोगों के साथ कि हमारे पास टर्मिनेशन सिग्नल्स कितने हैं? वो भी 3 हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज UGA एंड अदर वन इज UAG एंड लास्ट वन इज UAA। तो इनको मैंने काला भी से लिखा है ताकि आपको याद हो कि UGA, UAG एंड UAA आर बेसिकली स्टॉप कोडॉन्स। ठीक है। अब इसको याद करने के लिए यू गो अवे, मैं आपसे कह रहा हूं कि यू गो अवे, तुम चले जाओ। तो मैं कह रहा हूं यू आर गॉन, यानी कि तुम जा चुके हो। मैंने आपसे कहा कि तुम चले जाओ और अब तुम जा चुके हो। जब तुम चले जाओ तो जाहिर है यू आर अवे, अब तुम मेरे से बहुत दूर हो। तो आप इससे भी जा सकते हैं, यू गो अवे, यू आर गॉन एंड यू आर अवे। तो इससे भी आप हमारे टर्मिनेशन को क्या कर सकते हो या याद रख सकते हो। तो जाहिर है क्या तबीयत हो जाएगी शायद तुम्हारी याद, अब तुम मेरे पास नहीं होगे तो भी तुम्हारी याद आना भी बंद हो जाएगी, मींस प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। लास्ट थिंग इज कि इन पर्टिकुलर सिग्नल्स को यूजीए, यूएजी और यूएए को हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर ये ना हो तो हमारी तो प्रोटीन का नाम ही ना ले, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि ये वाले कोडोन्स ड्यू टू म्यूटेशन हमारी प्रोटीन के दरमियान में पैदा हो जाते हैं। अगर ये कभी गलती से क्या हो जाए, चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर यू जी जी होता तो डेफिनेटली ना था। अगर मैं जी को रिप्लेस कर दूं ए के साथ तो क्या बनेगा? यूजी। आई मीन टू से कि आमतौर पे ये वाले मैसेज कभी भी मैसेज आने के दरमियान में नहीं आते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये मैसेज आने के दरमियान में कहीं आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम इन्हें बोलेंगे कि यू आर नॉनसेंस, बिकॉज तुमने प्रोटीन अच्छी खासी बनती हुई प्रोटीन को रोक दिया है। और उस टाइम पे हम इन्हें 3 डिफरेंट नामों से जानते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूजीए को ओपल के नाम से जानते हैं, यानी कि हम कहेंगे कि जनाब यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस रुक गई है ड्यू टू ओपल स्टॉप सिग्नल। ठीक है। और अगर आप लोगों के पास यूएजी आ गया तो हम अंबर साहिबा को याद करेंगे, एम्बर और अंबर जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। और लास्ट पे जो यूएए है इसे हम ऑक्रा के नाम से जानते हैं। राइट। तो ये 3 डिफरेंट किस्म के नॉनसेंस सिग्नल्स अगर हमारे मैसेज आने के दरमियान आएंगे तो हमारी प्रोटीन कभी भी क्या नहीं होगी, मुकम्मल नहीं होगी। इसलिए हम इन तीनों को इडियट्स और नॉनसेंस सिग्नल्स के नाम से जानते हैं। राइट। तो ये हैं कुछ बातें रिगार्डिंग आवर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। लेकिन इसकी मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स मूव टू दिस वेरी एनिमेशन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस एनिमेशन। यू नो कि हम इन्वॉल्व हैं ट्रांसलेशन में, और ट्रांसलेशन में बेसिकली हम एक जबान को दूसरी जबान में चेंज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम अगर उर्दू का तर्जमा इंग्लिश में, इंग्लिश का तर्जमा उर्दू में करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू अलिफ और बी इज इक्वल टू बे एंड सी इज इक्वल टू पे फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट वर्ड के साथ क्या कर सकते हैं? कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो है न्यूक्लियोटाइड की, जो कि सिर्फ 4 हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। बिकॉज़ कि यू नो वेरी वेल हम इस वक्त मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे हैं या ट्रांसफर आरएनए की बात कर रहे हैं, और यू नो के इसमें यूरासिल होता है, थाइमिन नहीं होता। राइट। आप लोगों ने बात को जरा गौर से सुनना है। हम इस प्रॉब्लम को कि अगर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड देखा जाए तो वो सिर्फ 4 हैं, और अगर अमीनो एसिड्स की बात की जाए तो वो कितने थे? 20। हाउ वी कैन कॉल और स्पेसिफाई दीज पर्टिकुलर 20 अमीनो एसिड्स यूजिंग जस्ट 4 न्यूक्लियोटाइड्स? तो इसके माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 पहलू हैं। एक पहलू है हमारे पास सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच, और दूसरी हमारे पास क्या हो सकती है या है डेफिनेटली हमारे पास, दैट इज द बायोकेमिकल अप्रोच और द लैब अप्रोच। हम आपको दोनों चीजों को साइड बाय साइड चलाकर दिखाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती हो। लुक एट दिस। अगर हम ये मैथमेटिकल रूल अप्लाई करते हैं कि एक अमीनो एसिड के को कॉल करने के लिए एक इस्तेमाल होगा क्या? न्यूक्लियोटाइड। तो आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। तो इससे सिर्फ 4 अमीनो एसिड ही कॉल हो सकते हैं। 16 अमीनो एसिड्स विल रिमेन अनकॉल्ड और अनअसाइन्ड विद अ स्पेसिफिक कोड। हमने क्या किया? हम लोगों ने इस चीज को टेस्ट करने के लिए अपनी बायोकेमिकल लैब का सहारा लिया। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? एक पॉली एडेनिन चेन बनाई। राइट माय स्टूडेंट्स। तो जब हम लोगों ने पॉली एडेनिन चेन बनाई तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन ऑब्टेन हुई, इट वाज रिच इन लाइसिन। यू गॉट माय पॉइंट? बात को आपने एनिमेशन में देखा भी कि अगर हम पॉली ए चेन इस्तेमाल करते हैं तो मेरे पास पॉली लाइसिन पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। इट मींस सिंपल एडेनिन इज रिस्पांसिबल टू कॉल व्हाट? लाइसिन। हमने दूसरे स्टेप में क्या किया कि हम लोगों ने पॉली गुआनिन क्या बनाई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई। जब हम लोगों ने पॉली गुआनिन चेन बनाई तो उससे हमारे पास पॉली ग्लाइसिन पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, यानी कि जो गुआनिन है वो ग्लाइसिन को कॉल करने के लिए काफी थी। हमने एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया और हम लोगों ने एक पॉली यूरासिल चेन बनाई लैब में सिंथेसाइज की, और उसको पुट किया इनटू ट्रांसलेशन तो पता चला कि उससे हमेशा फिनाइल एलानिन की पॉलीपेप्टाइड चेन ही बनती है। और लास्ट में हम लोगों ने जब साइटोसिन की चेन को बनाया तो हमें पता चला कि उससे एक पॉलीप्रोलीन चेन बनती है, जैसा कि आप लोगों को इन सारे मिशन में मेरे लफ्ज के साथ साथ नजर भी आता रहा। इसका मतलब ये होगा ओनली एडेनिन कैन कॉल लाइसिन, ओनली गुआनिन कैन कॉल ग्लाइसिन, ओनली यूरासिल कैन कॉल फिनाइलएलानिन एंड ओनली साइटोसिन कैन कॉल प्रोटीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल 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 व्हाट न्यूक्लियोटाइड्स कैन कॉल ओनली वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। हम लोगों ने दोबारा मैथमेटिक्स
के साथ वजूद किया, तो पता चला कि जो मैथमेटिशियंस हैं वो हमें एक और यू कैन से सॉल्यूशन दे रहे हैं, और वो सॉल्यूशन होता है परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन का मतलब मेरे पास ये होता है कि हम दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में मिला के डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशंस बनाएं। तो आपने बोर्ड पे लिखा था कि अगर हम लोग दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में मिलाते हैं तो इस तरह से हमारे पास 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम मैथमेटिकल अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिजल्ट में अभी भी दो के कॉम्बिनेशन के बावजूद 4 न्यूक्लियोटाइड्स 16 अमीनो एसिड को कॉल कर सकते हैं। हमारे पास 4 अमीनो एसिड स्टिल अनकोडेड हैं। हम लोगों ने क्या किया, फिर भी हम लोगों को यकीन नहीं आया और हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज को टेस्ट किया लैब में जाकर। हम लोगों ने कहा चलिए देखते हैं कि क्या अगर मैं दो का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो कोई चेंज आती है हमारी फाइंडिंग के अंदर। तो हमने सबसे पहले एडेनिन और यूरासिल को मिला के एक पॉली डाइन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई। Why I use dinucleotide? Because it has got two different nucleotides. One of them is adenine, the other one is uracil. तो look at this: adenine, uracil. आपको याद होगा कि अगर मैंने यूज किया था एडेनिन तो आया था मेरे पास व्हाट, लाइसिन, और जब मैंने यूज किया था यूरासिल तो आया था क्या, फेनिलएलनिन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अब हमारे पास चीज बननी चाहिए लाइसिन फेनिलएलनिन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो चीज हमें ऑब्टेन हुई वो क्या थी, ल्यूसीन और टायरोसिन का कॉम्बिनेशन, ल्यूसीन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी तवक्को के बरअक्स रिजल्ट आ रहा था। अगर हमारे पास दो किस्म के अमीनो एसिड की चेन्स ही बनी थी, लेकिन ये वो अमीनो एसिड नहीं थे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सेम इज द केस जब हम लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया और हम लोगों ने ग्वानिन साइटोसिन को मिला के एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाई और उसे हमने पुट किया इनटू ट्रांसलेशन, तो हमें पता चला कि हमारे पास ग्लाइसिन प्रोलीन की चेन नहीं बनी, बल्कि हमारे पास एलानिन आर्जिनिन और एलानिन आर्जिनिन की चेन बन रही है। तो ये भी साबित हो गया कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बन रही, बल्कि कोई और ही सिस्टम था यहाँ पर। हम लोगों ने फिर अगेन परम्यूटेशन का सहारा लिया, एक मैथमेटिकल अप्रोच का सहारा लिया, और उसके बाद हमने तीन न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ के कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किए। आपने देखा था लास्ट टाइम भी कि अगर हम तीन डिफरेंट जगहों से लुक एट दिस एंड द टॉप एंड द राइट, अगर हम इन तीन जगहों से न्यूक्लियोटाइड लेते हैं तो हमारे पास ये पहला कॉम्बिनेशन बनता है। और अगर आप लोग की समझ के लिए इन चीजों को एनिमेट करते जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंट किस्म के ट्रिपलेट कोड्स बनते चले जा रहे हैं। एक स्क्वायर के अंदर आप लोगों को 4 क्या नजर आ रहे हैं, पॉसिबल परम्यूटेशंस या कॉम्बिनेशंस नजर आ रही हैं। और चूंकि मेरे पास टोटल 16 कंपार्टमेंट्स हैं तो 16 into 4 मेरे पास 64 कॉम्बिनेशंस बन गए हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, नाम जो मेरे पास है लोगों को देने के लिए वो ज्यादा है, और जो बच्चे हैं मेरे पास जिनको नाम असाइन करना है वो कम है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले ऐसा नहीं था। अब मेरे पास जो अमीनो एसिड कॉल होनी है वो सिर्फ कितने हैं, 20, और जो मेरे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो कितने हैं, 64। बाकी आपने डिटेल देखी थी बोर्ड पे कि उनमें से कुछ यू कैन से वर्बलिंग होते हैं, कुछ ओवरलैपिंग होते हैं, कुछ डिसीजन कोड बन जाते हैं और कुछ हमारे पास टर्मिनेशन कोड्स बन जाते हैं। लेकिन टाइम टू चेक कि क्या जो कॉम्बिनेशंस हम लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्या वो कॉम्बिनेशन अगर मैं सिंथेसाइज करूँ अपनी लेबोरेटरी के अंदर तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग मेरे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है कि नहीं। उसके लिए हमने दोबारा से अब टेस्ट किया AUA और AUA मींस AU को। तो आपने देखा कि अगर मैं AU को स्टडी करूं तो इस तरीके से मेरे पास AUA और UAU दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं। कंसीडरिंग कोडोनिस ट्रिपलेट, तो मेरे पास दो डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूं AUA और UAU। हमने देखा कि जो AUA है वो हमें हमेशा देता है व्हाट, ल्यूसीन, और UAU हमें देता है टायरोसिन। अगर हमारी ये बात ठीक है तो फिर जब हम इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से टेस्ट करेंगे तो हमारे पास चाहिए ल्यूसीन टायरोसिन की क्या, एक पॉलीपेप्टाइड चेन। हमने जब इसको पुट किया इनटू टेस्ट इनटू लेबोरेटरी एनालिसिस तो हमारा गुमान बिल्कुल ठीक निकला, और इस केस में हमारे मैथमेटिशियंस की अप्रोच थी परम्यूटेशन वाली वो भी बिल्कुल ठीक निकली, और हम लोगों ने इस तरीके से अपनी इस फाइंडिंग के ऊपर एक मोहर सब्त कर दी कि यस, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। आई होप कि इन सारी डिविजन्स को देखने के बाद आप लोगों को इस बात का गुमान हो गया होगा कि हम मैथमेटिकल और बायोकेमिकल या लैब अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं टू रीच टू सर्टेन कंक्लूजन। दीस आर नॉट जस्ट कॉक एंड बुल स्टोरीज, दीस आर द फैक्ट्स। अल्लाह ताला आप लोगों को इन फैक्ट्स को समझने की फहम अता फरमाए। और हमेशा बोलता हूं कि जब आप दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, अपने पेरेंट्स की भी दुआ करें, और इस दुआ के साथ कि आप अपनी मंजिल को पाने में जरूर कामयाब हो। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़।